अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 39। जब उसका ऊपर का धड़ ऊपर उठा तो उसका सीना मेरे सीने से लग गया और उसका मुंह मेरे मुंह के बहुत करीब आ गया। मैंने देखा कि उसने आंखें मेरी आंखों में डाल दी और उसके चेहरे का तासुर बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बैठने की पोजीशन में आ गई थी। उसने मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया और अपना मुंह मेरी गर्दन और कंधे के दरमियान कर लिया। वो रो रही थी। फिर उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी और उसका सारा जिस्म सिसकियों के साथ हिलता था। शहनाज, मैंने उससे अलग होने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? अपने गुनाह याद आ गए हैं, उसने मुझे अपने बाजों से आज़ाद करते हुए कहा। तुम्हारी आंखें मेरी आंखों के बहुत करीब आ गई थीं। ये मुझे तुम्हारे अब्बा जान की आंखें लगीं। मैंने इन आंखों में उनकी बड़ी साफ झलक देखी। शायद 2-4 सेकंड ही गुजरे होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे अब्बा जान की आंखें देखते पूरा दिन गुजरा है। तुम्हारी आंखों में देखते देखते मुझे तुम्हारा लड़कपटन याद आ गया। उतार दो इन यादों को जहन से शहनाज, मैंने कहा। हम दोनों का माजी तलखियों से भरा पड़ा है। मैंने जहन को पीछे कभी नहीं जाने दिया। क्यों अपने दिल और अपनी रूह को कांटों से छलनी करूं? दिल में जो आई है वो कह लेने दो सिकंदर, शहनाज ने जज्बाती लहजे में कहा। कांटे उगल लेने दो। तुम्हें देखती हूं तो ये कांटे मेरी रूह में गहरे उतर जाते हैं। तुम मेरे इतने करीब ना आया करो। एक वो वक़्त था कि तुम्हारी इन जादू भरी आंखों ने मुझे भुला दिया था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। आज मैं इस अज़ियत में मुब्तला हूँ कि तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मेरे उस वक़्त के गुनाह मुझे डसते हैं। मैं कुफ़ारा अदा करना चाहती हूँ सिकंदर, बताओ मैं क्या करूँ? मैं जो कहता हूँ वो करो, मैंने उसकी ज़हनी हालत को बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। ये जहन में रख लो कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, हम अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का ड्रामा नहीं खेल रहे। कुछ समझ में नहीं आई सिकंदर, उसने दुपट्टे से आंसू पूंछ कर कहा। कभी ख्याल आता है कि मैं तुम्हारी खातिर जान दे दूं तो खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। मैं अपना वजूद, अपनी ज़ात, अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे बाप की बेवा ना होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता, मैंने कहा। ये भी ना देखता कि तुम मुझसे 5-6 साल बड़ी हो। अगर मैं तुम्हारी सौतेली माँ ना होती और तुम्हारी उम्र की होती फिर भी मैं तुम्हारे साथ शादी ना करती, शहनाज ने कहा। क्यों? मैं तुम्हें ज़िंदा रखना चाहती हूँ सिकंदर, उसने कहा। मैंने देख लिया है कि मौत मेरे आंचल के साथ बंधी हुई है। मेरे साथ जिसने भी ताल्लुक़ पैदा किया वो मारा गया या ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ कि मरा भी नहीं, जिंदा भी ना रहा। मेरी 2 सहेलियां हिंदू थी। उन्होंने मुझे बताया था कि कोई औरत कुदरती तौर पर ऐसी जहरीली होती है कि उसकी सांस भी किसी मर्द की सांस से टकरा जाए तो मर्द जिंदा नहीं रहता। वो तबन हलीम हो और कितनी ही मुखलस और मोहब्बत करने वाली क्यों ना हो, उसका वजूद किसी मर्द के वजूद से मिले तो मर्द की मौत लाजमी होती है। मैं भी ऐसी ही औरत मालूम होती हूँ। मुझे नागन के रूप में पैदा होना चाहिए था। कोई मुझे खूबसूरत औरत समझकर मेरे करीब तो ना आता। तुम शायद इसलिए बचे हुए हो कि तुम्हारी नीयत साफ है और मैंने तुम्हारे साथ ताल्लुक़ में अपनी नीयत को पाक कर लिया है। इसलिए नहीं कि मैं पाकबाज हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें आफात से महफूज और ज़िंदा रखना चाहती हूँ। वो वक़्त इन जज्बाती बातों का नहीं था। मैंने शहनाज को मुकम्मल रिहर्सल कराई थी। अगले ही शाम उसे राम स्वरूप की कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ से उसे रात 2 बजे के बाद फरार होना था। शहनाज, मैंने उसे कहा, ये बातें फिर किसी वक्त करेंगे, पहले ये काम कर लें। फिर तुम अपनी आंखें मेरी आंखों के इतने करीब ना लाना कि तुम्हारी पुतलियां मुझे फैलती हुई नजर आईं, उसने कहा। अपना चेहरा मुझसे
मैंने उसकी बात पूरी ना होने दी और मैं हंस पड़ा। उससे रिहर्सल करवाई, ज़रूरी बातें समझाई और मुझे तसल्ली हो गई कि वो इस स्कीम के लिए तैयार हो गई है। उस स्कीम में जो दूसरे आदमी थे वो अपनी रिहर्सल कर रहे थे। अगली रात राम स्वरूप के लिए ये जाल बिछा दिया गया। शहनाज को राम स्वरूप की कोठरी में फेंक दिया गया। सब इंस्पेक्टर सुल्तान अहमद कांस्टेबल की वर्दी पहनकर कोठरी के सामने पहले ही जाकर खड़ा हो गया। रोटी जो राम स्वरूप और शहनाज को खिलाई गई थी वो साथ वाले कमरे में पहले ही रख दी गई। उस रोटी और पानी की ज़रूरत ये थी कि राम स्वरूप 2 दिनों से भूखा था, उसे भूखा रखा गया था। खतरा था कि वो फरार के दौरान बेहोश हो जाएगा। ये देख लिया गया था कि राम स्वरूप जज्बाती जवान था। आपने आजकल अपने नौजवान देखे होंगे जो सियासी लीडरों की जज्बाती तकरीरों से मुतासर होकर जुलूस निकालते और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। वो दौर जलसों और जुलूसों का नहीं था, लेकिन बाद नौजवान जोश में आकर दहशतगर्द बन जाते और बड़ी खतरनाक कार्रवाइयाँ कर गुजरते, लेकिन अकल से काम ना लेने की वजह से पकड़े जाते। शहनाज को इसके मुताबिक तैयार किया गया और उसे मौजू मकाल में याद कराए गए। ये पार्टी वापस आ चुकी थी। कोचवान चूंकि सीनियर सब इंस्पेक्टर था, इसलिए उसने इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट दी। उस लड़की का रोल कैसा था? इंस्पेक्टर विल्कस ने सुल्तान अहमद से पूछा। बहुत अच्छा साहब, सुल्तान अहमद ने जवाब दिया। इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मैंने 2-3 बार महसूस किया कि इस लड़की को वाकई मार पीट कर यहाँ बंद किया गया है। शहनाज ने बताया कि राम स्वरूप के मुंह से उसने क्या कुछ उगलवाया। राम स्वरूप ने शहनाज को तफसील से सुनाया कि मेडोज को किस तरह और क्यों कत्ल किया गया था। ये जाल कामयाबी से बिछाया गया था और मतलूबा मुजरम उसमें आ गए थे। अब उन्हें पकड़ना था। पुलिस की गार्ड तैयार थी। कम अज़ कम 2 घंटे का वक्फा देना था ताकि सिख कातिल भी सुंदर दास के घर आ जाए। शहनाज का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे हिंदू लड़की को भी पकड़ना था जो मेडोज के बंगले में आया करती थी। राम स्वरूप ने शहनाज को उसका नाम सरला देवी बताया। वो गवर्नमेंट कॉलेज में 4th ईयर की स्टूडेंट थी। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने कहा कि इस लड़की को शहनाज की मदद से पकड़ा जा सकता है। देखो शहनाज, विल्काक्स ने उसे कहा, सिकंदर तुम्हें मेडोज साहब के बंगले में ले जाएगा। शायद तुम्हारे बड़े अच्छे कपड़े वहाँ होंगे। एक साड़ी है, शहनाज ने कहा। ठीक है, विल्काक्स ने कहा, वहाँ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, साड़ी पहनो, बाल ठीक करो, मेकअप करो और सिकंदर तुम्हें तांगे में बिठाकर गवर्नमेंट कॉलेज भेज देगा। और सिकंदर, तुम 2 कांस्टेबल साथ लेते जाओ। शहनाज के तांगे के पीछे तुम कांस्टेबलों के साथ तांगे में कॉलेज तक जाओ और तुम शहनाज कॉलेज के अंदर जाकर प्रिंसिपल के दफ्तर में जाओ और उसे कहो कि तुम 4th ईयर की स्टूडेंट सरला देवी की बड़ी बहन हो और उससे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती हो। सरला देवी आ जाए तो उसे बाहर ले आना और उसे कहना कि मैं राम स्वरूप की तरफ से आई हूँ और राम स्वरूप बाहर खड़ा है। अगर यही सरला देवी हुई तो वो ज़रूर कहेगी कि राम स्वरूप तो गिरफ्तार हो चुका है। तुम कहना कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया है और वो तुम्हारे घर आ गया था। अगर सरला देवी तुम पर शक करे या बाहर ना आए तो कोई बात नहीं, तुम बाहर आकर सिकंदर को बताना, ये अंदर जाकर सरला देवी को गिरफ्तार कर लेगा। अगर वह बाहर आ गई तो भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाओ, ज़्यादा वक्त ना लगाना। मैं शहनाज को मेडोज के बंगले में ले गया। दूसरी पार्टी ने जो काम किया वो मुझे पूरी तरह सुनाया गया था। मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। सब इंस्पेक्टर अल्लाहदाद खान कोचवान के बहरूप में ही रहा। वो तांगा अभी बाहर खड़ा था जो रात को फरार में इस्तेमाल हुआ था। उसने वो तांगा ले लिया और सुंदरदास के घर को चल पड़ा। पुलिस की गार्ड उसकी रवानगी से कुछ देर बाद रवाना हुई। उसकी रहनुमाई के लिए सुल्तान अहमद साथ गया। गार्ड को सुंदरदास के घर से दूर रहना और अल्लाहदाद के इशारे पर आगे जाना था। अल्लाहदाद खान ने तांगा वहीं रोका
जहां रात को खड़ा किया था। तांगा वहीं छोड़कर वो सुंदरदास के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला। सुंदर जी हैं? अल्लाहदाद खान ने पूछा। नहीं, बाहर निकल गए हैं। वो कहीं नहीं गए, अल्लाहदाद खान ने कहा। उन्हें कहो कि तांगे वाला आया है। तुम्हें याद नहीं, मैं कुछ देर पहले भी आया था। उन्होंने तांगा मंगवाया है, वो मेरे साथ जाएंगे। तुम फिर इंतज़ार करो, नौकर ने कहा। वो सोए हुए हैं। तुम्हें उन्होंने कहा नहीं था कि वही तांगे वाला आए तो उसे अंदर ले आना? कोई और हो तो कहना घर नहीं है, अल्लाहदाद ने पूछा। कहा तो यही था, नौकर ने कहा, लेकिन वो सोए हुए हैं। अल्लाहदाद खान तजर्बेकार पुलिस अफसर था और उसका दिमाग गैर मामूली तौर पर तेज़ था। अभी ना जगाओ, अल्लाहदाद खान ने कहा। मेरे साथ उनके जो मेहमान आए थे वो भी सोए हुए होंगे। हाँ, नौकर ने कहा, वो भी सोए हुए हैं और उनका सिख दोस्त भी आया होगा। वो ऊपर वाले कमरे में है, नौकर ने कहा। मैं अपने तांगे में इंतज़ार करता हूँ, अल्लाहदाद खान ने कहा। गली के बाहर तांगा खड़ा है। सुंदर जी ने अपने मेहमानों को कहीं ले जाना है। वो जागे तो उन्हें बता देना कि तांगा वहाँ खड़ा है। मालूम यही करना था कि तीनों मुलज़म उस घर में मौजूद हैं। अल्लाहदाद खान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गली से निकल गया और सड़क पर पहुंचा जहां पुलिस गार्ड आई हुई थी। अल्लाहदाद खान उन सब को अपने साथ ले आया। पुलिस के इतने ज़्यादा कांस्टेबलों को देखकर गली में आते जाते लोग रुक गए और घर घर खबर हो गई। घरों से लोग बाहर आ गए। औरतें दरवाज़ों में और छतों पर खड़ी हो गईं। सुंदरदास के घर पर भी दरवाज़ा खुला और 2-3 औरतें और 1-2 बच्चे बाहर आकर पुलिस को देखने लगे। पुलिस गार्ड दौड़ने की हद तक तेज़ आ रही थी और उसके आगे आगे एक कोचवान था जो सुंदर के घर के दरवाजे पर रुक गया। उसके इशारे पर कांस्टेबल सैलाब की तरह अंदर चले गए। अल्लाहदाद खान कोचवान आगे आगे था। ये 2 मंजिला मकान था और उसके बहुत से कमरे थे। कांस्टेबल 1-1, 2-2 कमरों में चले गए। कुछ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ऊपर चले गए। जिस कमरे में जो कोई नजर आया उसे बाहर लाकर सेहन में खड़ा कर दिया गया। औरतों और बच्चों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। महल्ले के लोग उस मकान के बाहर इकट्ठे हो गए। लोगों ने तो इकट्ठे होना ही था। ये चोरों, डकैतों या बदमाशों का घर नहीं था। ये हिंदुओं का एक मुअज़्ज़ज़ घराना था। सुंदरदास का बाप अमीर कबीर ताजर और सोशल शख्सियत था। उसका नाम ऊंचे हलकों में मशहूर था और उसके घर में पुलिस का छापा एक मुआशरती और सियासी वाक़या बल्कि हैरान कुन और सनसीखेज़ वाक़या था। 15-20 मिनट के बाद सुंदरदास, रामस्वरूप और एक सिख जो उन्हीं का हम उम्र था गली में हथकड़ियों में बंधे खड़े थे। घर से एक रिवाल्वर और 2 खंजर बरामद हुए थे। रिवाल्वर बिला लाइसेंस था। सुंदरदास का बाप थोड़ी सी देर पहले घर से निकला था और उसे किसी ने बताया तो वो दौड़ा आया। उसकी परेशानी और घबराहट का अंदाज़ा किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर अल्लाहदाद खान ने उसे भी हिरासत में ले लिया लेकिन हथकड़ी ना लगाई। रामस्वरूप और सुंदरदास अल्लाहदाद खान को अभी तक कोचवान ही समझ रहे थे। ओए तांगे वाले, सुंदरदास ने अल्लाहदाद खान को 2-3 गालियां देकर कहा। ज़रा सा तो हौसला किया होता, इतनी जल्दी सुल्तानी गवाह बन गए हो। सुंदर जी, अल्लाहदाद खान ने कहा, गरीब आदमी हूँ। इन्होंने मेरा तांगा बेहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया है और सज़ा के तौर पर मुझे सब इंस्पेक्टर बना दिया है। उसने सुल्तान अहमद को आगे किया और रामस्वरूप से कहा, इसे पहचानते होगे रामस्वरूप? ये रात को तुम्हारे सेल के बाहर संतरी खड़ा था, ये भी सब इंस्पेक्टर है। सरदार जी, अल्लाहदाद खान ने सिख से कहा, हमें अपने घर में ले चलो और जिस खंजर से अंग्रेज़ एसपी को कत्ल किया था वो भी बरामद करा दो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, सिख ने जवाब दिया। लाला जी, अल्लाहदाद खान ने सुंदरदास के बाप से कहा, अगर आप इस सिख का घर जानते हैं तो हमें वहाँ ले चलें। अगर ये नहीं मानेगा तो इसके साथ आपका बेटा और इसका ये दोस्त रामस्वरूप भी फांसी चढ़ेंगे। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो इस खालसे से कहें कि हमारे आगे लग जाए। आपके पास मुकदमा लड़ने की ज़रा भी गुंजाइश नहीं। क्यों सरदार जी? अल्लाहदाद खान ने सिख से कहा,
अपने दोस्तों को भी अपने साथ फांसी के तख्ते पर ले जाओगे। सिख तो अपने यारों की फांसी का रस्सा अपने गले में डाल लिया करते हैं। सिख फूंक में आ गया। उधर सुंदरदास का बाप उसके आगे हाथ जोड़ रहा था और उसे रो रो कर कह रहा था कि उसके जवान बेटे को बेगुनाह ना मरवाए। ओए थानेदार, सिख ने जोशीली आवाज में कहा, हमने डाका नहीं डाला, धरती माता की खातर फांसी के तख्ते पर जा रहा हूं। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए, धरती माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैंने अंग्रेज हाकिम को कत्ल किया है। शर्म करो पुलिस वालों, राम स्वरूप बड़ी बुलंद आवाज में बोलने लगा। तुम भी हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज के दिए हुए रोटी कपड़े की खातर अपनी धरती से गद्दारी कर रहे हो। हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। अंग्रेज की गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, अपने भाइयों को जंजीरें ना बांधो। शर्म करो गद्दारों, बेगैरतों। इन तीनों को हथकड़ियों में और सुंदरदास के बाप को हथकड़ियों के बगैर साथ ले गए। लोगों का हजूम पीछे पीछे जा रहा था। तीनों मुलजम बारी बारी जोशीली तकरीरें करते जा रहे थे। हजूम ने भी भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए। पुलिस गार्ड का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रुक गया। तमाम लोग यहाँ से गायब हो जाओ, उसने हजूम से कहा। हम बड़ा सख्त हुक्म लेकर आए हैं। तुम लोगों ने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो सिपाहियों की राइफलें देख लो। मैं बगैर वार्निंग गोली चलाने का हुक्म दे दूंगा। उसके हुक्म पर 6-7 कांस्टेबल राइफलें आगे करके हजूम के सामने खड़े हो गए। हजूम पीछे को भाग उठा। 2-3 आदमी गिर पड़े। लोग उन्हें कुचलते हुए दौड़े गए। 1 मिनट में गली खाली हो गई। गली में चंद एक चप्पलें और स्लीपर रह गए। सिख सुंदरदास और राम स्वरूप इनकलाब जिंदाबाद और गोरा राज मुर्दाबाद के नारे लगाते जा रहे थे। उन्हें रोका ना गया। ज़रूरत ये थी कि वो और ज़्यादा जोश में आ जाएं, ताकि इसी जोश में अपने अपने जुर्म का इर्तिकाब कर लें। सिख पुलिस को अपने घर ले गया और खंजर निकाल दिया। वो तो इनकलाब के जोश में था, लेकिन उसका बाप, उसकी माँ और उसकी 2 बहनें इस तरह रो रही थी जैसे वो मर गया हो। वो मर ही गया था। 3-4 महीनों के अंदर उसकी लाश फांसी के तख्ते से उतर कर घर आनी थी। वो अकबार जुर्म ना करता तो भी उसे सजाए मौत ही मिलनी थी। उधर शहनाज साड़ी में मलबूस और बन सवर कर बाहर निकली तो वो किसी नवाब की बेगम या किसी महाराजे की रानी लगती थी। मैंने उसकी ये शान दूर से देखी जब वो मेडोज के बंगले के बरामदे में खड़ी थी। अब मैं उसे बहुत करीब से देख रहा था, लेकिन मुझे उसके इस तरोताज़ा हुस्न और मशहूर कर देने वाली जवानी से डर सा आने लगा और वो मुझे पुरइसरार सी नज़र आने लगी। मैंने तांगा बुला लिया। उस तांगे में सवार करके तांगे वाले से कहा कि बेगम साहिबा को गवर्नमेंट कॉलेज ले जाओ। मैंने 2 कांस्टेबल अपने साथ रखे हुए थे। शहनाज का तांगा अगला मोड़ मुड़ गया तो मैंने एक तांगा रोका और कांस्टेबलों को साथ लेकर उसमें सवार हो गया। शहनाज ने मुझे बाद में बताया था कि वो प्रिंसिपल के कमरे में गई तो उसकी सज धज देखकर प्रिंसिपल उठ खड़ा हुआ। उस कॉलेज में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। जाहिर है कि लड़कियां हिंदू, सिख और ईसाई होती थी और वो सब अमीर बापों की बेटियां थी। शहनाज ने प्रिंसिपल से, जो एंग्लो इंडियन था, कहा कि वो 4th ईयर की स्टूडेंट सरला देवी की बड़ी बहन है और उससे मिलना चाहती है। अगर आप सरला की बड़ी बहन हैं तो मैं आपको उसके मतलब कुछ कहना चाहूँगा, प्रिंसिपल ने कहा। मैं आपके वालिद साहब को बुलाना चाहता था। अच्छा हुआ कि आप आ गई हैं। मैं सरला को कॉलेज में ज़्यादा दिन नहीं रख सकूँगा। मैं उसे 2 बार वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन उस लड़की ने अपना दिमाग ज़्यादा ख़राब कर लिया है। क्या करती है? शहनाज ने पूछा। इनकलाबी लीडर बनी हुई है, प्रिंसिपल ने कहा। हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें करती रहती है और उसके नज़रियात रूसी हैं। कम्युनिज़म का प्रोपेगेंडा करती रहती है। हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ बातें करती है और स्टूडेंट्स को भड़काती और उकसाती है। उसके अलावा उसका चाल चलन भी मशकूक है। मैं इस साफ गोई की माफ़ी चाहता हूँ। आप ये देखें कि ये सनातन धर्म खालसा या इस्लामिया कॉलेज नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं एंग्लो इंडियन हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ।
मैं आपकी बहन को हिंदुस्तानी लड़की समझकर इस कोशिश में हूं कि उसे तबाही से बचा लूं, लेकिन मैं कब तक उसे बचाऊंगा? क्या आपके कहने से ये आपको सुधार लेगी? इंशाल्लाह, शहनाज के मुंह से निकल गया। इंशाल्लाह। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, आप मुसलमान तो नहीं, आपने इंशाल्लाह क्यों कहा है? वैसे ही मुंह से निकल गया, शहनाज ने कहा। शहनाज तजर्बेकार पुलिस ऑफिसर तो नहीं थी कि मुंह से निकले हुए किसी गलत लफ्ज़ पर चालाकी और उस्तादी से पर्दा डाल लेती। उसे मुस्कुराकर या हंसकर कहना चाहिए था कि मुसलमानों के साथ रह रह कर उनका ये लफ्ज़ ज़ुबान पर आ गया है। लेकिन शहनाज घबरा गई और ऐसी बौखलाई कि वो कुछ कहने लगी तो उसकी ज़ुबान हकलाने लगी। मोहतरमा खातून, प्रिंसिपल ने उसे कहा, माफ़ रखना, आप सरला की कोई मुसलमान सहेली मालूम होती हैं और आप उसकी हम ख्याल होंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे आपसे नहीं मिलने दूंगा, आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। मोहतरम, शहनाज ने अपने आप को संभाल कर कहा, आपने ठीक कहा है, मैं मुसलमान हूँ और मैं सरला देवी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। वो हमेशा के लिए इस कॉलेज से जा रही है। मैं पुलिस की तरफ से आई हूँ। एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल बाहर खड़े हैं। सरला ने क्या किया है? प्रिंसिपल ने पूछा। क्या आपको मालूम है कि एक अंग्रेज़ एसपी कत्ल हो गया था, मिस्टर मेडोज? प्रिंसिपल ने कहा। अखबारों में खबर छपी थी। सरला देवी उसके बंगले में जाती रही है, शहनाज ने कहा। एसपी के कत्ल में उसका भी हाथ है। प्रिंसिपल ने चपड़ासी को बुलाकर कहा कि बाहर गेट के पास पुलिस के आदमी खड़े हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। इस तरह मैं दोनों कांस्टेबलों के साथ प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुँचा। आप वर्दी में नहीं, प्रिंसिपल ने मुझे कहा। मैं स्पेशल ब्रांच में हूँ, मैंने उसे कहा और अपना कार्ड दिखाया। सरला के खिलाफ शहादत मिली होगी, प्रिंसिपल ने कहा। क्या शहादत मिली है? अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैंने कहा। शहादत मुकम्मल है, आप उसे बुला दें। चपड़ासी से सरला देवी को दफ्तर में लाने के लिए कहा तो मैंने चपड़ासी से कहा कि सरला को ये ना बताए कि दफ्तर में पुलिस के आदमी बैठे हैं। प्रिंसिपल ने भी यही कहा। चंद मिनट के बाद शहनाज जैसी एक खूबसूरत और दिलकश जिस्म वाली लड़की प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुई। कांस्टेबलों को देखकर उसका इतना दिलनशीं रंग फीका पड़ गया। सरला देवी, मैंने उससे पूछा, तुम्हारे वाला साहब का नाम क्या है? जगदेश राय, उसने जवाब दिया। मैंने उसे उसके घर का एड्रेस दिखाकर पूछा कि ये उसी का एड्रेस है? हाँ, उसने जवाब दिया, ये मेरे घर का एड्रेस है। तुम ज़रा हमारे साथ चलो, मैंने कहा। कहाँ? उसने पूछा। क्यों चलूँ? मैंने कोई जवाब ना दिया और उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। उसने वाह वीला बर्पा कर दिया। वो प्रिंसिपल से कहती थी कि हम उसे बिला वजह ले जा रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल खामोश था। सरला देवी बाहर ले जाकर मैंने उसे कहा, हम तुम्हें घसीट कर भी ले जाएंगे, उठा कर भी ले जाएंगे। अपनी इज्जत चाहती हो तो आराम से हमारे साथ चलो, लोगों को अपना तमाशा ना दिखाओ। तुम्हारे दोस्त राम स्वरूप ने तुम्हारी निशानदही की है। हम उसे अपने हेड क्वार्टर में ले आए। उसी वक्त इंस्पेक्टर विलकाक्स उसे उसके घर खाना तलाशी के लिए ले गया। इस दौरान नवाबज़दा हमीदुल्ला खान और अयूब के मुकदमों की समाअत शुरू हो चुकी थी। हमीदुल्ला सबसे सीनियर और बहुत काबिल वकील लाया था जो बाल की खाल उतार रहा था, लेकिन उसके खिलाफ केस स्पेशल ब्रांच के अंग्रेज़ अफसरों ने तैयार किया था। ये झूठे गवाहों की मदद से तैयार किया हुआ ऐसा जाल था जिसमें से कोई भी वकील हमीदुल्ला को नहीं निकाल सकता था। मेरी गवाही बंद कमरे में हुई क्योंकि मैं स्पेशल ब्रांच का अफसर था। मेरी हैसियत और असलियत को आम पब्लिक से छुपा कर रखना था। हमीदुल्ला के वकील ने अपनी जिरा में मुझे चकरा दिया, लेकिन मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकली जो हमीदुल्ला की सफाई में काम आ सकती। उस मुकदमे की समाअत रोज़ बरोज़ जारी रही। 1 महीना गुजर गया और फैसला सुना दिया गया। हमीदुल्ला को 2 मज़ाराओं के कत्ल में
उम्र कैद दी गई और मुझे कत्ल करने की कोशिश में 7 साल कैद दी गई। अयूब को 3 साल सजाए कैद दी गई। इन दोनों मुकदमों में शहनाज को पेश नहीं किया गया था। जिस रोज़ हमीदुल्लाह के मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया, उससे अगले रोज़ मेरी ब्रांच का एक मुसलमान हेड कांस्टेबल मेरे पास आया। सिकंदर साहब, उसने कहा, कल जो कांस्टेबल हमीदुल्लाह खान के साथ था, उसने मुझे बताया है कि हमीदुल्लाह खान फ़ैसला सुनकर बाहर आया तो उस कांस्टेबल से जिसने उसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी कहा कि सिकंदर को कह देना कि तेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। उसने ये भी कहा था कि सिकंदर से कहना अपने उस माँ शहनाज को कहीं छुपा कर रखे। मेरा वार कभी ख़ता नहीं गया। जेल के अंदर से भी वार करूँगा और बड़ी जल्दी इंतकाम लूँगा। उसने कुछ तो कहना ही था। मैंने कहा, ऐसी धमकियाँ कई बार सुनी हैं। सिकंदर साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा, उसे खाली धमकियाँ ना समझे। इन नवाबों की दुनिया से आप वाकिफ़ नहीं। अपना ज़रा ख्याल रखें और शहनाज साहबा को अकेले बाहर ना जाने दिया करें।